देखें तो वहाँ आप देखें साहित्य में उपन्यास को देखते हैं तो वहाँ पर भी आप देखें कि आदिवासियों के बारे में किस तरह की छवि आपके सामने आती है। कि वहाँ पर मूलतः स्त्रियां हैं या वहाँ का जो समाज है उसमें स्त्रियों का शोषण होता हुआ दिखाई देता है आपको, या तो स्त्रियां बहुत स्वच्छंद रूप में आपको वो चित्रित होती हुई दिखाई देती हैं, या आपको मिलेगा कि पुरुष जो है क्या कि बहुत निकम्मा है, शराब पीकर बैठा हुआ है या किसी काम का आज मैं इस प्रोग्राम में वाङ्मय पत्रिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज आदिवासी समाज और आदिवासी कहानियों पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आदिवासी समाज वो समाज है जो इस धरती का मूल निवासी जिसे हम कहते हैं, जो मूलतः प्रकृति और इस नदी, पहाड़, मैदान या उस संपूर्ण उस वातावरण का एक संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका, उसका योगदान की तरफ से अगर हम बात करें कि किस तरह से जो आदिवासी समाज है, जो मूल जो निवासी है, वो किस रूप में उभर कर आता है कहानियों में। खास करके जब हम देखें कि आदिवासी विमर्श जब से शुरू हुआ है तब से आदिवासी साहित्य और उसका लेखन भी हमारे सामने आया है। खास करके जो आदिवासी भाषाओं में जो लिखा गया है या अनुवाद होकर आया है या आदिवासी जो हिंदी में लिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विमर्श के बाद ही शुरू हुआ है, उससे पहले भी अगर आप देखें कि उस परंपरा की तरफ अगर आप जाएं, इतिहास की तरफ जाएं आदिवासी साहित्य की, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अभी लिखा गया है। आदिवासी कहानियाँ आप अगर एली सिक्का की कहानियाँ अगर आप पढ़ते हैं तो एली सिक्का 1959 के आसपास से ही कहानियाँ लिख रही हैं और बहुत बेहतरीन कहानियाँ लिख रही हैं। या हम रचना के संदर्भ में अगर हम बात करें, कविता की बात करें तो सुशीला सामंत 1929 के आसपास से लिख रही हैं। लेकिन आप देखें कि क्योंकि प्रकाशन कहें या कहें कि मुख्यधारा के साथ या हिंदी में उस तरह से नहीं आ रहा था, तो वो साहित्य जो है हमारे मुख्यधारा के सामने जो मेन स्ट्रीम के जो लिटरेचर है, साहित्य है, वहाँ पर वो उस रूप में उभर कर नहीं आ पाया है। लेकिन जैसे विमर्श शुरू हुआ है तो और साथ साथ कहें कि अकादमिक जगत में, है ना, अकादमिक जगत में जब एक्सेप्टेबिलिटी होने लगी है कि आदिवासी साहित्य भी क्या है कि उतना ही महत्वपूर्ण है, उस अगर वो एक अलग समाज है जिसकी अपनी एक लोकतांत्रिक संस्कृति है, जिसका वो पोषक रहा है, तो उस समाज की अगर अलग खासियत है तो वो संस्कृति, वो विशेषताएं किस तरह से आदिवासी खुद अपने बारे में लिखता है, किस तरह से हम बाहरी नज़रिए से अलग अपने समाज के बारे में हम बात करते हैं, हम अपने समाज को किस रूप में देखते हैं, और जो बाहर का जो समाज है ना, बाहर का जो अकादमिक जगत है वो उसे किस नज़रिए से देखता है। इसको अगर हम देखें तो अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर आप देखें तो वहाँ पर आप देखते हैं कि दलित साहित्य के ऊपर तो काफ़ी कुछ लिखा गया। प्रेमचंद को भी आप देखें कि क्योंकि दलित समाज हमेशा ही मुख्यधारा के समाज के साथ रहा है, उसी गांव में वो रहते हैं और वो उस शोषण को भी झेल रहा है और मुख्यधारा में जो लिख रहा है वो उसे वो देख भी रहा है और उसे महसूस भी कर रहा है, जो उसके साथ सहानुभूति रख रहा है। तो आप प्रेमचंद के यहाँ पर देखेंगे तो दलित समाज की जो 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 पीड़ा है, शोषण है, वो सब चीज़ें वहाँ आती है। लेकिन आदिवासी समाज के बारे में, आदिवासी संस्कृति के बारे में एक वो जो यथा स्थिति जो है उस समाज की जो विशेषता है, उस समाज की कमजोरी है, वो हमें उस रूप में देखने को नहीं मिलता है। कुछ उपन्यास आप देखें साहित्य में, उपन्यास को देखते हैं तो वहाँ पर भी आप देखें कि आदिवासियों के बारे में किस तरह की छवि आपके सामने आती है। कि वहाँ पर मूलतः स्त्रियां हैं या वहाँ का जो समाज है उसमें स्त्रियों का शोषण होता हुआ दिखाई देता है आपको, या तो स्त्रियां बहुत स्वच्छंद रूप में आपको वो चित्रित होती हुई दिखाई देती हैं, या आपको मिलेगा कि पुरुष जो है क्या कि बहुत निकम्मा है, शराब पीकर बैठा हुआ है या किसी काम का नहीं है।
तो वो एक दो ही जो रूप जो है हमें आदिवासी समाज की हमें साहित्य में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम आदिवासी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा लिखे हुए रचनाओं को पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो आदिवासी नहीं हैं वो अच्छा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आदिवासी विमर्श की जो अच्छी जो बात हमें देखने को जो मिलती है, जिस तरह दलित साहित्य में कहते हैं ना कि जो दलितों द्वारा लिखा हुआ रचना ही जो क्या है कि वो दलित साहित्य में साहित्य कहा जाएगा। लेकिन आदिवासी साहित्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आदिवासी लेखक या आदिवासी समाज ये मानता है कि अगर आदिवासी समाज की आत्मीयता, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी खासियत, उसकी कमजोरी, उसी आत्मीयता के साथ कोई और बाहरी व्यक्ति लिख रहा है तो उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ पर, उसकी भी स्वीकृति है वहाँ पर। तो हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं कि किस तरह से वहाँ की सामूहिकता, वहाँ की लोकतांत्रिक संस्कृति, वहाँ की स्त्रियों के छवि जो है वो एक कहें कि पारदर्शिता के साथ हमारे सामने आती है, तो उसे साहित्य के अंतर्गत या उस पर वो बातचीत या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वहाँ पर इस तरह का भेद नहीं है कि ये बाहरी व्यक्ति ने लिखा है या ये आदिवासी ने लिखा है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा हम अगर हम फ़र्क महसूस करते हैं तो हम आदिवासी जो लेखक है, रचनाकार है, जब वो लिखता है तो वो कैसे लिखता है, ये चीज़ आप आरंभिक जो कहानियाँ जो शुरुआती, अगर हम अली सिक्का आदिवासी रचनाओं में पहली कहानीकार मानी जाती हैं या एक परंपरा की पहली जो लेखिका हैं, आदिवासी लेखिका हैं, जिनकी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण और अपने समाज की जो एक सशक्त अभिव्यक्ति जो है हमें वो उन कहानियों में देखने को मिलती है। उन कहानियों को मैं अगर कहानियों को कैटेगराइज करूँगी कि जो रचनाएं आजकल आ रही हैं या उस समय जो लिखी गई हैं, तो उसको अगर हम उन कहानियों को अगर हम देखें कि उन कहानियों में अपने समाज के बारे में वो क्या लिखता है, वो कहानी अपने समाज के बारे में क्या विशेषताएं, उसकी क्या कमजोरियां वो दिखाती है। दूसरी तरफ बाहरी समाज व्यवस्था को वो कैसे दिखता है, बाहर का समाज आता है तो किस तरह से वो अपने समाज के भीतर के संघर्ष और द्वंद्व को वो महसूस करता है, उन द्वंद्वों को किस रूप में वो दिखाता है। अगर हम एली सिक्का की ही कहानी की मैं बात करूंगी कि जहाँ पर बाहरी समाज अपने समाज की जो स्थिति है वो किस तरह से वो दिखाती हैं। जैसे उनकी एक कहानी है कोयल की लाडली सुमरी, और एक कहानी है जुगनू और अम्बागाज, एल्मा की दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं, है ना। तो ये कहानियाँ आप देखें, खास करके दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं अगर आप देखते हैं तो वो आदिवासी समाज की उस सामूहिक जो अनुभूति है और उस अनुभूति को वो दिखाता है। साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि किस तरह से वहाँ पर जातीय व्यवस्था को लेकर, जात पात को लेकर किसी प्रकार की एक संकीर्ण मानसिकता वहाँ पर नहीं है। दुर्गी जो है वो दलित स्त्री है, वो उसके बच्चे हैं, और एल्मा जो है आदिवासी स्त्री है, और वो आदिवासी स्त्री एल्मा जो है एक मनुष्यता का जो भाव है उसके भीतर, वो किस तरह से आदिवासी समाज की उस विशेषता को वो दिखाता है, वो देखती है कि एल्मा दुर्गी जो क्या कि वो सबकी गंदगी सफाई कर रही है वहाँ पर, लेकिन एल्मा सोचती है कि किस तरह से दुर्गी का जीवन जो है क्या है कि वो किस तरह से बदल सकता है, किस तरह से बदला जाए। और साथ साथ वो भी कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर ये धरती जो है, संपूर्ण जो धरती है, संपूर्ण जो व्यवस्था जो क्या कि वो सबके लिए उसी स्वच्छता के साथ, उसी मनोवृत्ति के साथ हो। यहाँ पर अगर मैं इस कहानी को एक अलग नज़रिए से अगर हम देखना चाहें तो हम इस रूप में भी उस कहानी को हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं या जिस तरह से हम समता की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर ये एल्मा और दुर्गी के माध्यम से ये दिखाया है। यहाँ ना तो सहानुभूति, आप कहानी या शुरू में आप पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं सहानुभूति का भाव जो क्या है कि दुर्गी के प्रति है, लेकिन कहानी अंत तक आते आते वहाँ पर वो जो सहानुभूति वाला भाव नहीं रहता, वहाँ पर एक समानुभूति के साथ साथ एक मनुष्यता का भाव है ना, कि एक किस तरह से एक बेहतर समाज की परिकल्पना जो है वो एल्मा करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि किस तरह से कहानी जो है एक संपूर्ण एक मनुष्यता के लिए और बेहतर सामाजिक व्यवस्था की वो बात करता है। उसी तरह अगर हम अपने समाज की अगर हम बात करते हैं तो एक रोज केरकेट्टा की कहानी है प्रतिरोध।
वहाँ पर भी वो कहती हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज में एक बदलाव आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद की कहानी है ये। और आदिवासी समाज और गांव जो है वो किस तरह से शहर से जुड़ रहा है। स्त्रियां अपने जंगल से लकड़ी, दातुन या जो भी वहाँ के जो संसाधन, जो उनके आर्थिकी का जो एक स्रोत है, उन स्रोत के माध्यम से वो अपने घर परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो जब वो उसे बेचने बाजार जाती हैं तो वो देखती हैं कि शहर में किस तरह का बदलाव है। वो एक स्कूल में देखती हैं लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं एकजुटता के साथ, तो वो उन लड़कियों को बहुत आकर्षित करता है और वो जो बेचे हुए जो जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे वो फुटबॉल खरीद कर लाती हैं और अपने गाँव में भी एक टीम बनाती हैं और खेलती हैं। खेलना यहाँ पर एक प्रतीकात्मक है ना, एक प्रतीक के रूप में फुटबॉल खेलना एक प्रतीक है, उस बदलाव का प्रतीक है कि किस तरह से समाज जो क्या है कि वो एक एक नए 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 अपनी जो जड़ताओं को तोड़कर नई व्यवस्थाओं की तरफ वो जाने की वो एक कोशिश है। तो लड़कियां जब फुटबॉल खेलती हैं तो दूसरी तरफ से वो ये कहानी अपने समाज के भीतर की कमजोरी को भी दिखाती है। रोज केरकेट्टा की कहानियों की बहुत ही एक विशेषता है कि वो सिर्फ आदिवासी समाज और संस्कृति की खासियत ही नहीं बताती, उसकी विशेषता ही नहीं बताती, बल्कि वो उस समाज की कमजोरियों को भी वो हमारे सामने लाती हैं। वो इन्हीं कहानियों के माध्यम से प्रतिरोध कहानी हो गई या एलिस एक्का की कहानियाँ हो गई। एलिस एक्का की एक कहानी है कोयल की लाडली सुमरी, इसमें भी वही चीज़ है कि समाज के भीतर आदिवासी समाज की अगर खासियत है तो उस समाज की अपनी कमजोरियाँ भी है और वो कमजोरियाँ किस रूप में आती है। प्रतिरोध कहानी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पर आप देखते फुटबॉल खेलती हैं लड़कियाँ, तो वो फुटबॉल का खेलना घर के पुरुषों को वो स्वीकार नहीं है ना। और साथ साथ दूसरी तरफ से लड़कियों का घर से बाहर निकलकर शहर में जाकर दातुन बेचना या सब्जी साग बेचना उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाते कि परंपरा में ये चीज़ें नहीं है। आदिवासी समाज की एक आरंभिक समाज को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच उस तरह की जो एक श्रम को लेकर डिवीजन जो है उस रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैसे बदलाव आता है, जैसे जैसे हम बाहरी समाज या शहर की संस्कृति या मुख्यधारा की संस्कृति से साथ हम जुड़ने लगते हैं, तो किस तरह से उस समाज और उस संस्कृति का जो जो प्रभाव जो है वो हमारे यहाँ पर भी पड़ने लगता है और किस तरह से पितृसत्तात्मक जो सोच है वो किस तरह से उस समाज के पुरुषों को भी प्रभावित करता है। तो जब बाई जो है वो देखता है कि अच्छा फुटबॉल खेलने जा रही है तो उसकी मानसिकता ये कि अगर मैं खेलने जाऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा थक हार कर, तो ना तो वो मुझे पानी पिलाने वाला होगी बहन जो होगी वो पानी भी पिलाएगी, खाना भी बना कर देगी, मेरे जूते चप्पल जो भी वो समेट कर भी रखेगी, बिस्तर भी उठा कर रखेगी। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो मानसिकता है वो कहती हैं कि कहानी ये बताता है कि वो मानसिकता आदिवासी समाज की मानसिकता नहीं है और वो मानसिकता बाद की मानसिकता है। जब आप बाहर के समाज और व्यवस्थाओं के साथ इंटरेक्ट करते हो तो किस तरह का बदलाव जो है वो आता है। और दूसरी तरफ से कोयल की लाडली सुमरी जो कहानी है, उस कहानी में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि किस तरह से समाज में, क्योंकि वो लड़की जो है वो किसी बाहरी व्यक्ति उनके गांव आता है तो वो प्रेम में पड़ती हैं और वो गर्भवती हो जाती है और वो लड़का छोड़कर चला जाता है बाहरी व्यक्ति आकर। और उसके बाद जब वो अपने बच्चे को गिराना नहीं चाहती है तो एक द्वंद्व और एक संघर्ष वहाँ पर शुरू हो जाता है और समाज का जो एक परंपरा है और उसके साथ साथ उस लड़की का। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ की जो पंचायत बैठती है या गांव के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो उस लड़की को ही वो दोषी ठहराते हैं। वो ये मानते हैं कि ये लड़की ही क्या है कि दोषी है और वो ये कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी जो क्या है कि उस रूप में नहीं है। लेकिन मूलतः आदिवासी जो परंपरा है उस परंपरा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये कहानी ये बताता परंपरा से ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बाद में जब हम विकास की तरफ जाते हैं या कहें कि हम शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे शिक्षा, क्योंकि शिक्षित होना, चेतना संपन्न होना समाज के बदलाव का एक निशानी है।
ना, प्रतीक है। लेकिन आदिवासी समाज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिक्षा से जहाँ शिक्षित हुए हैं लोग, उससे विकास भी बहुत हुआ है आदिवासी समाज का। लेकिन उस शिक्षित होने के साथ साथ वहाँ की संस्कृतियाँ भी डिस्टॉर्ट हुई हैं। वहाँ की जो मूल, जो खास करके भाषा की बात करें या खास करके उसकी उसकी संस्कृति की बात करें, उनकी परंपराओं की अगर हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एक पीछे छूटता हुआ भी हमें देखने को मिलता है कहानियों में। अगर हम कहानियों के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो उसी प्रकार वनकन्या कहानी यहाँ पर है। तो वनकन्या कहानी में भी ये भी एलिसिका की ही कहानी है, जहाँ पर फेजो जो है क्या कि वो पात्र है। और वो वनकन्या में ये दिखाती हैं कि किस तरह आदिवासी समाज जो क्या है कि अपनी प्रकृति के प्रति उसका लगाव है ना। प्रकृति के भीतर जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब चीज़, जड़ चेतन, सभी की सभी चीज़ें जो क्या है कि वो उनके एक जीवन की जीवनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, झिंगुर है, ये सब के सब एक जो उनकी इसी में एक मैं पढ़कर आपको वाक्यांश बता देती हूँ कि इसी में एक कहानी में है कि वनकन्या में ही सर्वत्र शांति और शीतलता विराजती है। जंगली जानवरों, सांप, बिच्छुओं और कीड़े मकोड़ों का सुखद वास स्थान। वहाँ झिंगुर की जनकार, पक्षियों की काकली, पत्तियों की चुरमुराहट और खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट और साएं साएं, एक और नदी अपनी कलकल कुलकुल ध्वनि के साथ बहती है। तो ये कहने का मतलब कहानियों में प्रकृति के प्रति, सभी कहानियों में अगर आप सभी रचनाकारों को अगर आप देखें कि आज आप देखें कि बहुत सारे रचनाकार हमारे यहाँ पर रोज गिरगिट्टा की कहानियाँ हो या अश्विनी पंकज जी की कहानियाँ हो, वाल्टर बेंगर तरुण जी की कहानियाँ हो, है ना। तो इस परंपरा की जो कहानियाँ अगर आपके सामने हम देखते हैं तो उन कहानियों में आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ एक गहरा लगाव जो है हमें वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं धरती लहलाएगी जालो नाचेगी कहानी जो है एलिसिका की ही है, तो वहाँ पर भी आप देखें कि प्रकृति अगर सुखी नहीं है तो आदिवासी भी सुखी नहीं है। वो भी उसी प्रकार दुख और पीड़ा में झालो स्त्री पात्र है, और वो झालो किस तरह से दुखी होती है जब प्रकृति अकाल पड़ता है, जब पानी नाले सूख जाते हैं, कुआं सूख जाता है। तो चाहे किसी भी तरह की स्थिति जो है वो स्त्रियां ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ पर स्त्रियां ज़्यादा संवेदनशील वहाँ पर हमें देखने को मिलती है इन कहानियों में कि जब झालो देखती है कि सब कुछ सूख रहा है, तो आदिवासी समाज जो क्या है कि जो प्रकृति पर निर्भर है, जिस जो पूरी तरह से अब प्रकृति और उसके संसाधनों पर निर्भर है, उसका जीवन जो है, उसका समाज, संपूर्ण समाज है, जब वो सूखने लगता है तो किस तरह की जो समस्या जो उनके सामने खड़ी होती है। तो झालो भी क्या, उस प्रकृति जब सूख रही है, अकाल पड़ रहा है और सब कुछ सूख रहा है, तो वो खुद भी दुखी है। और वो जब अखड़ा बैठता है या नाच गाना होता है, एक उत्सव आता, त्यौहार आता है, आदिवासियों की खासियत है कि हर समय कुछ न कुछ उत्सव धर्मी वो लोग होते हैं, और उत्सव जो क्या है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब इस कहानी में भी हम देखते हैं कि जब वो एक उत्सव में वो नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं सब लोग, लेकिन झालो नहीं नाच रही है। तो वो कहते हैं कि झालो कब नाचेगी, झालो कब नाचेगी, झालो तब नाचेगी जब क्या है कि संपूर्ण धरती जो क्या है कि लहलाएगी, संपूर्ण प्रकृति जो क्या है कि वो खिल उठेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रकृति उनके भरण पोषण भी करती है, साथ साथ प्रकृति के प्रति जो क्या है कि एक सम्मान का भाव। अगर प्रकृति दुखी है, उसका जल जंगल जमीन अगर संघर्ष में है, कष्ट में है, तो वो कष्ट उस आदिवासी समाज के व्यक्ति को भी है। वो उतना ही संवेदनशील अपनी प्रकृति के साथ है, उतना ही संवेदनशील है। और इसी तरह आप देखें कि बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जो ज़्यादातर जो उस आदिवासी के जो जंगल है, उनके संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर आप आदिवासी कहानियों को अगर आप पढ़ते हैं, उन कहानियों में अगर देखें
कि किस तरह से बाहर का व्यक्ति आता है, बाहर का पूंजीपति आता है, वो किस तरह से वो फैक्ट्री खोलने की बात करता है और सरकार भी उसमें उसमें मिली हुई है। तो ऐसे में जो आदिवासी जो 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 लोग हैं, आदिवासी स्त्रियां किस तरह फ्रंट पर आती हैं, आदिवासी समाज किस तरह से उसके साथ वो लड़ता है, उसके उस कष्ट में भी वो निरंतर क्या है कि अपनी प्रकृति, अपने संसाधनों को संरक्षित करने की निरंतर कोशिश करता है। क्योंकि आप देखें कि आदिवासियों का संघर्ष जो क्या है कि अपने संसाधनों, अपनी संस्कृति, अपनी अपनी भाषा, इन सबको संरक्षित करने के लिए है। और क्योंकि आप देखें कि आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत हिंसक हैं, वो बहुत लड़ाकू हैं, लड़ते हैं। तो क्योंकि पहले क्या है कि आप पढ़ लिख नहीं रहे, आप में इतनी वो नहीं है कि आप लिख कर आप बात कर सके, तो इसलिए उन्होंने धनुष, तीर, कमान जो भी है उसी से उन्होंने प्रतिरोध किया, उसी से उन्होंने उसका विरोध किया, चाहे वो अंग्रेज़ों के शासन का विरोध हो या स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की। अगर आदिवासी आंदोलनों को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो आदिवासी आंदोलन में भी आप देखें कि वहाँ पर वो उसी तरह से प्रतिरोध करते हैं, उसी तरह से विरोध करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो अपनी संस्कृति, अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए वो निरंतर संघर्षरत है, निरंतर वो संघर्ष करते हैं, निरंतर वो लड़ते हैं, निरंतर उसके लिए वो एकजुट हो रहे हैं। ये कहानियाँ जो आदिवासी जो कहानियाँ हैं वो अपनी उस एकजुटता का भी प्रतीक है। वो दिखाता है कि समाज में अपनी आदिवासी समाज की खासियत क्या है, वो किस लिए लड़ रहा है, किसे वो बचाना चाह रहा है, किसे वो संरक्षित करना चाह रहा है। तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर आज हम देखें, अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने की भी है, जो हमें इन कहानियों में हमें वो निरंतर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ से बाहरी समाज और व्यवस्था का चित्रण किस रूप में, एक तो होता है कि आप अपनी समाज का चित्रण दिखा दें। अगर वॉल्टर बेंगर तरुण की जो कहानियाँ हैं जिसमें वो अपना युद्ध, उनका कहानी संग्रह है, जंगल की ललकार उनके कहानी संग्रह है, उन कहानियों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आदिवासी अस्मिता में किस तरह से वो, चाहे उनकी दुलारी कहानी हो, चाहे उनकी फूलों का संघर्ष हो, कि किस प्रकार से बाहरी समाज का व्यक्ति अगर वहाँ के स्त्रियों पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो किस तरह से वो प्रतिरोध करती हैं। ये इसी रूप में अगर हम पहले की कहानी को देखते हैं, जब आदिवासी कहानी उस रूप में नहीं आ रही थी, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि आदिवासी स्त्रियां जो क्या है कि वो सिर्फ क्या है कि वो शोषित हो रही हैं, वो कहीं प्रतिरोध नहीं कर रही हैं, है ना। लेकिन अगर हम फूलों को अगर हम देखें, दुलारी को अगर हम देखें, तो वो प्रतिरोध कर रही हैं, वो निरंतर विरोध कर रही हैं। तो ये वही लिख सकता है जो उस समाज से जुड़ा हुआ होगा, जो उस समाज की स्त्रियों को जानता है, जो उस समाज की संरचना से वाकिफ है, उस समाज की परंपरा से वाकिफ है, उस समाज की संस्कृति से वाकिफ है। क्योंकि आदिवासी समाज क्योंकि बहुत विविध है ना, पूरे एक विश्व स्तर पर देखें या सिर्फ आप भारत में ही अगर आप देखें तो भारत में ही बहुत सारी आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। अगर हम आदिवासियों को अगर हम देखना चाहें तो हमें उन्हें बहुत एक नज़दीक से हमें देखने की ज़रूरत होगी, उन्हें नज़दीक से हमें जानने समझने की ज़रूरत होगी। अगर हम अपनी अगर हम बाहर का कोई व्यक्ति अपनी जो एक नज़रिया है जो उसने किताबों के माध्यम से पढ़कर उसका नज़रिया बना हो, या चाहे वो सुनकर किसी से नज़रिया बना हो, जब तक आप उन पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप उन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे। आदिवासी जो कहानियाँ जो मैं अगर इले सिक्का की कहानी की बात करूँ, या रोज़ किरकिट्टा की, या फ्रांसिस्का कुजूर की, वॉल्टर बेंगर तरुण की कहानियों की बात करूँ, या जो राम यलाम की कहानियों की बात करूँ, ये सभी के सभी जो कहानीकार हैं, इनकी कहानियों में हमें यही सब देखने को मिलता है कि किस तरह से हम उस समाज की एक विस्तृत, एक कहें कि एक व्यापक व्याख्या जो है, व्यापक चित्रण जो है हमें वो देखने को मिलता है, जो हमें अन्य रचनाकारों के यहाँ उस रूप में नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप उस समाज से जुड़े हुए हैं तो आप उस समाज की उस मर्म को आप समझते हैं, आप अपने समाज की अंदरूनी जो कमज़ोरी को भी आप दिखाते हैं, उसकी ताकत को भी आप दिखाते हैं। तो जिस प्रकार एक कहानी यहाँ पर जैसे वॉल्टर बेंगर तरुण जी की कहानी है बेबसी, उसमें दिखा फूलों का संघर्ष हमें देखने को मिलता है, किस तरह से वो बाहर से व्यक्ति आता है और किस तरह से उसका शोषण करने की कोशिश करता है, तो वो उसका विरोध करती है। बहुत एक बहुत कहें कि
एक कहें कि एक ताकत के साथ, एक साहस के साथ, है ना। उसी प्रकार दूसरी कहानी दुलारी कहानी में भी अगर आप देखें कि किस प्रकार बाहरी समाज का जो पूंजीपति है, साहूकार है, या कहें कि जो भी एक सूदखोर है, वो किस प्रकार से वो उनका शोषण करते हैं। एक कहानी का मैं एक छोटा सा अंश में पढ़कर यहाँ पे बता दूं कि दुलारी अपना सामान बेचने जाती है पूंजीपति साहूकार के पास। तो वो जैसे कहती है कि मैं घर से 20 किलो नाप कर लाहल ले गया था, लेकिन बनिया ने जब नापा तो बस 12 किलो ही निकला। ऊपर से भाव बिल्कुल गिरा दिया। 25 की जगह सिर्फ 8 रुपये ही दे रहा था। मैं क्या करता, कई लोगों ने मजबूरी में गिरे हुए भाव में ही अपना लाह बेच दिया, है ना। तो ये यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से आदिवासी लोगों के जो अनाज है या उनके जो संसाधन जो वो जिन पर वो आश्रित हैं, वो भी किस प्रकार से बहुत कम दामों में, है ना, बाजार में जो उनको पता है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किस तरह से वो 20 किलो लेकर जाती है, तो उसमें से सिर्फ क्या है कि 12 किलो ही क्या है वो साहूकार कहता है कि सिर्फ तुम्हारा इतना ही है, तो और उसी का पैसा वो भी बहुत एक मिनिमम जो कहें कि एक पैसे के साथ वो उसे खरीदता है। तो ये एक शोषण का एक अलग अलग तंत्र या अलग अलग तरीका है कि किस तरह से आदिवासियों समाज, आदिवासी लोगों को कहें कि एक शोषित किया जा रहा बाहर का जो समाज है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि एक कहानी आती है रोज किरकिट्टा की गाना लोहार का, तो जहाँ पर रोपनी और जगत सिंह पात्र हैं। और जगत सिंह क्योंकि बाहरी व्यक्ति है, सवर्ण समाज का व्यक्ति है, और रोपनी जो क्या है कि आदिवासी स्त्री है। और ऐसे में किस प्रकार रोपनी की पत्नी जो क्या है बीमार रहती है, और जगत सिंह की पत्नी जो है बीमार रहती है, तो वो रोपनी उसके प्रेम में है जगत सिंह के, बहला फुसला कर, तो वो उसको घर ले जाते हैं। और घर जाने के बाद उसे वो स्थान नहीं मिलता, जो पत्नी का वो स्थान, दर्जा नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। और उसका एक बच्चा भी होता है। और सोमरू उसके बाद जब उसको अधिकार की बात आती है, उसके ज़मीन जायदाद के अधिकार की बात आती है, तो उसे वो बेदखल किया जाता है। उसके बहू है, उसके बेटे हैं, वो सब उसे पीटते हैं। तब पंचायत बैठती है। पंचायत भी क्योंकि सवर्णों का पंचायत है या मुख्यधारा के लोगों का पंचायत है, तो वहाँ पर भी इंसाफ जो है क्या कि वो आदिवासी स्त्री को नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो बाहर का समाज जब आदिवासी क्षेत्रों में घुसता है, तो किस तरह से उनके संसाधन, उनकी सेवा के लिए किस तरह से वो उसे वो शोषित करता है, उसे किस प्रकार से अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो उसी प्रकार वो न्याय व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल उठाया जाता है कि न्याय व्यवस्था, जहाँ पर हम न्याय से, हम कानून व्यवस्था से, चाहे वो पंचायत की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थाएं हो, तो वह जहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि एक आम व्यक्ति जो क्या है कि वो उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ जो क्या है कि चाहे वो गाना लोहार कहानी को अगर आप देखें, या अश्विनी कुमार पंकज की जो कहानी भूत का बयान है ना, तो उसमें भी अगर आप देखें तो वहाँ पर वही स्थिति है ना, कि जो पलायन की जो स्थिति है, क्यों आदिवासी जो लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं, वो पलायन करने के लिए विवश हैं, माइग्रेट होने के लिए विवश क्यों हैं। तो भूत का बयान कहानी जो क्या है कि वो हो या फैटकरी कहानी है उनकी, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाता है कि किस प्रकार फूदन नाग जो है वो बाहर जाता है, अपने शहर गांव से बाहर कमाने के लिए जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, और जब वो वापस लौट कर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ज़मीन जो क्या है कि वो किसी और बाहर के जो व्यक्ति आकर उसे हड़प लेता। उसकी माँ को पहला फुसला कर कहा देती, वो जो क्या है कि वो फूदन नाग जो मर गया है, और उसे इतने 25 वर्ष लग जाते हैं उसे उस न्याय व्यवस्था से लड़ते, लेकिन वो अपने आप को जिंदा साबित, 14 वर्ष तक वो अपने आप को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। वो ये कहता है कि न्याय व्यवस्था की उस कमजोरी को भी वो दिखाता है कि क्योंकि एक तो ये कि आदिवासी लोग जो क्या है कि वो बाहर की या अंग्रेजी का है, हिंदी का है, उस रूप में वो नहीं समझते हैं, उनकी अपनी भाषा है, तो इसलिए वहाँ पर वो अपनी व्यवस्था बताता है फूदन्ना कि न्यायालय में जब वो कोर्ट में जब जाता है तो वहाँ ये न्यायाधीश के सामने वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ से क्या कहा गया है ना, मेरी तरफ से क्या इंटरप्रिटेशन जो है वो मेरी समस्या को किस रूप में कहा गया मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि न्यायालय की जो बात है, न्यायालय की जो भाषा है, कानून की जो भाषा है, उस कानून की भाषा से मैं परिचित नहीं हूँ।
वो कानून की भाषा में मेरी तरफ से क्या कहा गया है। और 14 वर्ष से मेरी कोशिश है कि मैं जिंदा हूँ, ये साबित करने में ही 14 वर्ष लग गए हैं। तो ये उस न्याय व्यवस्था की कमजोरी को तो दिखाता ही है, साथ साथ ये भी दिखाता है कि किस तरह से उसके 2 एकड़ जो ज़मीन जो है वो मुख्यधारा का व्यक्ति आकर उसे ले जाता है। तो इस तरह से जो फूदन नाग की तरह ही बहुत से आदिवासी हैं, बहुत आदिवासी समुदाय हैं जिनकी ज़मीन जो क्या है कि वो विकास के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हड़प लिया है, या सरकार ने देश के विकास के नाम पर उसको ले लिया है। तो ऐसे में वो आदिवासी समाज जो आत्मनिर्भर समाज था, कि जो कहीं बाहर से कुछ खरीदता नहीं है, जो अपनी जंगल ज़मीन उसी पर निर्भर करता है, जिसका भरण पोषण पूरा का पूरा परिवार जो है उसी के माध्यम से पल रहा है, बढ़ रहा है। कहीं जैसे आज कोरोना टाइम में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अगर हम आदिवासी समाज को अगर हम देखें इन कहानियों के माध्यम से, उन समाज में जाकर भी अगर आप देखें तो वो तो आत्मनिर्भर पहले से ही था। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप उसी आदिवासी समाज की उस वैकल्पिक स्थितियों को, समाज की उन परंपराओं को आप पुनः आज उसे अडाप्ट करने के लिए आप विवश हैं। क्योंकि जब इस तरह के पैंडमिक आता, इस तरह की स्थितियां जब आती है तो किस तरह से हम पुनः अपनी परंपरा की तरफ लौटते हैं, पुनः अपनी संस्कृति की तरफ लौटते हैं, पुनः अपनी उन पारंपरिक खाद्यान्न खाने की तरफ लौटते हैं। आज हम कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम अच्छा है तो क्या कि आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ट्राइबल्स के यहाँ पर जितना इम्यून स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो हमेशा ही वो नेचुरल चीज़ों को आप खा रहे हैं, नेचर के साथ आप बहुत करीब हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें जो क्या, कहानियाँ जो क्या है कि वो आदिवासी समाज की खासियत के साथ साथ एक विश्व को एक बेहतर और वैकल्पिक समाज की एक समाज की एक दृष्टिकोण भी वो देता है। चाहे वो पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो, चाहे वो इस तरह की स्थितियाँ जब आती है, प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, तो ऐसे में भी आदिवासी समाज जो क्या है कि वो सस्टेनेबल समाज है, जो निरंतर क्या है कि अपनी उन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से निरंतर वो हमेशा बचा हुआ है और बचा ही रहेगा। दूसरी तरफ से अगर हम प्रकृति के साथ जो पलायन की जो बात है, तो वो वहाँ पर आप देखें कि इसी सदी के असुर में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वही स्थितियाँ हैं। अश्विनी पंकज की जो लगभग सभी कहानियाँ उसी पलायन की स्थितियों को दिखाता है। इसी सदी के असुर में भी आप देखें कि रंथु असुर जो है उसका पात्र है, उससे पहले उसके पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जो क्या इस तरह की भुखमरी जो है क्या कि वो बाहर के लोग अगर आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ फैक्ट्रीज बनाते हैं या बड़े बड़े कारखाने स्थापित करते हैं, तो उसके बाद जो क्या स्थितियाँ किस तरह से बदलती है। सारी की सारी ज़मीन बंजर हो रही है और उसके पास कोई चारा नहीं है कि मेहनत मजदूरी, और वो श्रमिक बनने की स्थिति में है। वो अपनी ज़मीन का मालिक जो क्या है कि वो धीरे धीरे क्या है कि वो एक मजदूर बनकर किसी दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए विवश है, बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए वो विवश है। तो ये एक ट्रेजेडी है आदिवासी समाज के भीतर कि किस तरह से वहाँ पर विकास के नाम पर या कहीं कि जो बाहर के लोगों के लालच के आधार पर क्या है कि वहाँ की ज़मीन है, वहाँ के संसाधन जो है वो धीरे धीरे आदिवासी लोगों से किस प्रकार वो छीना जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर हम संस्कृति की अगर हम बात करें कि आदिवासी समाज एक विविध समाज है जहाँ पर उसकी सांस्कृतिक विविधताएँ भी है। उसी प्रकार अगर हम बिरुवा गमछा रोज किरकिट्टा की कहानी है तो वो एक प्रतीकात्मक कहानी है कि जहाँ पर वो संस्कृति की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं कि वो गुजरात में गणेश उसमें पात्र है, गुजरात में जाते हैं क्योंकि मजदूरी करने और अपने घर से बाहर निकलकर कुछ कमाने के लिए जाते हैं ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो तब उन्हें महसूस होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और बिरुवा गमछा में तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो आदिवासी लोग कैसे मिलते हैं। वो जो गमछा एक दुकान पर वो जाते हैं, वो पति पत्नी जाते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि गमछा के माध्यम से ही वो एक दूसरे को पहचानते हैं कि अच्छा आप इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं। तो वो गर्व होता है कि हमें अपनी संस्कृति, चाहे वो बिरुवा गमछा जो क्या एक प्रतीक है कि जो एक सांस्कृतिक
एक एक संस्कृति को बचाने की, उस संस्कृति और उस समाज व्यवस्था की उस विशेषता को दिखाने के लिए कि, और वो इसीलिए वो गणेश जब अपने पिता को लिखता है कि मुझे गर्व है कि हम गमछा बनाते, बिरुआ गमछा बनाते हैं, और इसे निरंतर आप बनाते, चिट्ठी के अंत में वो लिखता है इसे आप निरंतर बनाते रहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। तो यहाँ पर आदिवासी समाज की जो भी विरासत है, पुरखों की जो भी विरासत है, जितनी भी उसकी विशेषता है, उसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन्हें निरंतर सहेजे जाने की बात ये कहानी करती है। क्योंकि अगर हम अपनी पुरखों की संस्कृति को अगर हम बचाए रखेंगे तो हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से है, जो निरंतर क्या है कि हमें अपनी 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 उस विशेषता को, अपनी एक अलग होने की पहचान को समाज के सामने हमें दिखाता है। उसी तरह दूसरी तरफ से आप फ्रांसिस्का कुजूर की कहानी है गोदना। गोदना कहानी में अगर आप देखें तो गोदना के महत्व को दिखाया गया है। गोदना के महत्व पे और गोदना के पीछे के जो मिथक है उसको भी वो दिखाती हैं। वो लिखती हैं कि गोदना का महत्व जो आदिवासी स्त्रियों के भीतर क्यों है। वो मानते हैं कि उनके एक विश्वास है कि वो ये मानते हैं गोदना जो है, चाहे वो गले में अगर आप गहने के रूप में आप देखें या चेहरे पर या कहीं भी आप देखें, तो वो ये मानते हैं, वो एक संपदा के रूप में उसे देखते हैं कि गोदना जो क्या है कि वो अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए या मृत्यु के बाद क्या है कि सब चीज़ें उतर जाती है, लेकिन क्या है गोदना जो क्या है गहने के रूप में आपका परलोक में भी क्या है कि वो साथ देता है। और वो एक मानते हैं कि गोदना से ही बीमारियां, कई तरह की जो बुरी नज़र है उससे भी बचा जाता है। तो ये उसकी विश्वास है, उसकी परंपरा है। लेकिन आज गोदना क्या कि विश्व स्तर पर आप देखें कि फैशन के तौर पर भी हम देखते हैं। और फ्रांसिस्का कुजूर की कहानी में अगर हम देखें तो वो सहेली जो क्या है कि वो चली जाती है, बचपन की सहेली गोदना, उसने बचपन में ही गोद रखा होता है, और उस गोदना को गुदवाने के लिए उस सहेली की जो माँ जो है वो थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर चावल जो क्या है कि वो इकट्ठा करके रखती है ताकि गोदने वाली जो स्त्री है उसे क्या है कि वो उस गोदने के एवज में उसे दिया जाए। तो थोड़ा थोड़ा वो इकट्ठा करके रखती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हर स्त्री के लिए गोदना जो है वो आदिवासी समाज में महत्वपूर्ण रहा है। और जब वो उसकी सहेली जब दिल्ली चली जाती है, बाहर चली जाती है, बहुत साल बाद जब वो मिलती है तो वो गोदना ही प्रतीक होता है जिसके माध्यम से वो पहचानती है। और वो सहेली कहती है कि ये गोदना ही है। गोदना के बारे में कहा जाता था, मेरी दादी ने भी कहा था, हमारे लोग बुजुर्ग कहते थे कि ये जो क्या है कि आपकी मृत्यु के बाद क्या आपकी धन संपदा है। लेकिन उसी गोदना के माध्यम से ही क्या कि वो विदेश चली जाती है वो सहेली जो है, क्योंकि गोदना पर कोई विदेशी व्यक्ति जो क्या है कि वो रिसर्च कर रहा था, इसलिए वो अपने साथ ले जाते उस गोदना के संदर्भ में उसे जानने के लिए। तो वो सहेली कहती हैं कि जो विश्वास आदिवासी समाज की रही है कि गोदना जो क्या है मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन मेरे लिए तो क्या है इस जन्म में ही गोदना जो क्या है कि वो लाभदायक सिद्ध होया है। उसने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर सिद्ध किया है कि किस तरह से मैं विदेश भी गई, उससे मुझे पैसा भी मिला उस गोदना के माध्यम से ही। तो जो क्या है कि हमारे विश्वास से, चाहे विश्वास कहें अंधविश्वास कहें, तो ये क्या है कि हमारे समाज की वो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसकी एक सिंबॉलिक स्थितियाँ जो है हमारे सामने दिखाई देती है। उसी तरह अगर हम संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति की बात करें तो साक्षी पीपल जो रामयालाम की कहानी है, जिसमें वो अरुणाचल की जो संस्कृति है, अरुणाचल की जो भाषा है, अरुणाचल की जो आदिवासी समाज की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना को वो दिखाते हैं कि किस तरह से ताजुम की जो पत्नियाँ, 5 पत्नियाँ हैं, उसके कई सारे बच्चे एक ही घर में रह रहे हैं और बच्चे के साथ साथ पत्नियाँ भी साथ हैं। तो एक समाज के भीतर किस तरह से एक सामंजस्य का भाव भी है, साथ साथ स्त्री 5 पत्नियां हैं तो उनके बीच का आपसी जो एक कहें कि द्वंद्व है, आपसी जो ईर्ष्या का भाव है, वो भाव भी हमें देखने को मिलता है। तो खासकर जो हम इस कहानी में अगर हम देखते हैं तो बच्चे जो है, मक्की का खेत लगा हुआ है, खेत दूर दूर खेत है, वहाँ पर बहुत बंदर आते हैं। तो बंदर की चौकीदारी के लिए वो बच्चे सब अपने अपने खेत में जाते हैं, उनके खेत डिवाइडेड है ना, तो वो हर जगह जाते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ, सब माओं के बच्चे हैं तो वो खेलते हैं। विवाह किस प्रकार जनाब ने यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ बच्चों के खेल के माध्यम से
बच्चे खेल रहे हैं कि किस प्रकार विवाह हो रहा है, तो विवाह की संस्कृति क्या है वहाँ की वैवाहिक संस्कृति, मिथुन का क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण एक शादी में मिथुन का रहता है, कितना मिथुन चढ़ता है, कितना मिथुन का कितना इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी तरफ से ये कहानी अंत में आकर बहुत ही मार्मिक हो जाती है। वहाँ पर आप देखें कि ये कहानी जो है किस तरह से वहाँ पर जब तक बाहर का समाज उस समाज के बीच नहीं आता है, वहाँ पर आता नहीं है, तब तक तो ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पर हेलीपैड बनने लगते हैं या बाहर का समाज आने लगता है या बाहरी इंटरफेरेंस जब शुरू होता है, तो उस वहाँ पर किस प्रकार से जो वहाँ के जो लोग हैं उनका नरसंहार होता है, किस प्रकार एक ट्रेजिक जो कहानी के रूप में वो बदलता है ना। तो एक सांस्कृतिक विशेषता के साथ साथ आदिवासी समाजों में जब बाहर के समाज का, बाहर की विचार का, बाहर के दृष्टिकोण का जब इंटरफेरेंस होने लगता है, तो वो उसी रूप में हमें वो देखने को मिलता है। तो उस रूप में, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि पीटर पॉल इक्का की कहानी है राजकुमारों के देश में, तो वहाँ पर भी आप देखें कि किस तरह से पीटर पॉल इक्का जो है वो दिखाते हैं कि जब गांव में फैक्ट्री खुलने लगता है, तो तब तक तो ठीक था, जब तक वो फैक्ट्री नहीं खुला या जब तक वो बाहर के लोगों का वो उस रूप में इंटरफेरेंस जब नहीं रहा है कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना एक बोलापन है उनके बीच में, और आदिवासी लोगों के बोलापन के रूप में वो दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर के लोग आते हैं, तो किस प्रकार उनके बोलेपन का, उनके स्वच्छ अनुभूति का, उनकी सोच का वो किस तरह से वो फ़ायदा उठाते हैं, और वहीं से समाज की जो एक दुर्दशा जो है वो शुरू होती है ना। पीटर पॉल इक्का की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो उपन्यास उन्होंने बहुत लिखे हैं। तो वो कहानियाँ, वो उपन्यास जो निरंतर आदिवासी समाज की एक सशक्त अभिव्यक्ति हमारे सामने लाती है। और दूसरी तरफ से अगर हम राजनीति और प्रशासन की अगर हम बात करें, आदिवासी लोगों को इन कहानियों में किस प्रकार आदिवासी समाज की एक प्रशासन और राजनीति के में किस प्रकार की दखल या किस प्रकार की स्थितियाँ उस समाज वो फेस कर रहा है। इसमें अगर हम देखें कि रामदयाल मुंडा की एक बहुत ही छोटी सी कहानी है और बहुत सिंपल सी कहानी है, जिसमें कहानी का शीर्षक है खरगोशों का कष्ट। इस कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि खरगोश यहाँ पर आदिवासी लोगों का प्रतीक है, आदिवासी समाज का प्रतीक है। सिंह जो है वो मुख्यधारा के समाज का प्रतीक है। तो यहाँ पर कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जंगल में सिंहों के राज में किस प्रकार खरगोश कष्ट में है ना। और खरगोश बार बार मांग कर रहे हैं कि वो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, खरगोश जो है, और वो सिंहों के पास प्रतिनिधि भेजते हैं और वो मांग करते हैं कि हमें क्या कि अलग राज्य चाहिए, हम अपनी राज व्यवस्था हम खुद चलाना चाहते हैं, हम आपकी सामाजिक व्यवस्था में हम रहना नहीं चाहते। और ऐसे में जब क्योंकि ये चेतना संपन्न होते हुए आदिवासी समाज का प्रतीक है, खरगोशों का ये सोचना कि हमें अपना राज्य चाहिए, हम अपना नेतृत्व हम खुद कर सकते हैं, तो ये उनकी एक चेतना संपन्न का प्रतीक है जो रामदयाल मुंडा अपनी इस कहानी में दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखें कि सिंह कितनी चालाकी के साथ उन्हें पीछे हटाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि आप लोग हाँ हमारे राज में थोड़े कष्ट में तो ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं कि आप लोगों को अभी राज्य चलाने का अनुभव नहीं है ना। सिंहों का राजा जो ये कहता है कि आपको अभी राज्य चलाने का इतना अभी कहें कि अनुभव नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कुछ खरगोशों को हम ले लेते हैं आपके यहाँ से कि ताकि हम राज्य चलाने का जो प्रक्रिया है, राज्य कैसे चलाया जाता है, उसे हम सिखा सकें। तो यहाँ पर आप देखें कि खरगोश आदिवासी समाज की एक प्रतीकात्मक रूप में, सिंह मुख्यधारा की राजनीति या मुख्यधारा की समाज का प्रतीक है, जो दिखाते हैं कि किस तरह से एक षड्यंत्र जो है किस तरह से चलता है। अगर चेतना संपन्न होता सिंह बहुत चालाकी के साथ उसके तर्क को काटता है कि आप लोग तो क्या अनुभवी नहीं हैं, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है उस तरह की चीज़ों को, आप राज्य को चलाएं, प्रशासन व्यवस्था को आप चलाएं। तो इसमें एक वक्तव्य यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किस तरह से वो कहते हैं। जब वो कहता है तो वो खरगोश क्या कहता है, खरगोश का जो प्रतिनिधि कहता है, तो वो कहता है कि ज़रा रुकिए, है ना, कि एक बात ये ठीक है कि हमने कोई बड़ा हमने कोई बड़ा राज चलाने का काम नहीं किया है,
लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि कैसे हमारे घर द्वार और गांव ग्राम का कल्याण होगा। राज्य मिलने पर तो उसे भी हम उसी तरह चलाएंगे, है ना। इसलिए तुम राज्य नहीं चला सकोगे ये कहकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये खरगोश कहता है, मतलब आदिवासी जो प्रतिनिधित्व है वो कहता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक बदलाव का एक बयार है यहाँ पर कि किस तरह से खरगोशों का कष्ट कहानी के माध्यम से रामदयाल मुंडा सचेत करते हैं समाज को, उस व्यवस्था को कि आदिवासी आप चेतना संपन्न हो रहे हैं, उनकी चेतना संपन्नता को इस तरह से आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ये जैसे मैंने अभी एक अंश आपको पढ़ के बताया कि वो ये कहता है कि हमें बेशक अगर बड़ा राज्य चलाने का, बड़ा प्रशासन व्यवस्था चलाने का हमें अनुभव नहीं है, लेकिन हम अपने घर की व्यवस्था, हम अपने समाज की व्यवस्था, अपने गांव की व्यवस्था को बहुत बखूबी संचालित करते हैं। हमें पता है कि विकास हमें कैसे चाहिए। आदिवासी समाज अपने विकास की बात करता है तो हम हमारा विकास किस में है, हमारा हित किस में है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। बाहर का व्यक्ति आकर हमारे ऊपर योजनाएं इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने ऊपर से योजना बनाकर ला रहा है, उसे यहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर लाकर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो चीज़ें उस रूप में काम नहीं करेगी जिस रूप में हम एक छोटे से समाज को चलाने की जो एक खासियत को हम जानते हैं, अपने समाज के टेम्परामेंट को हम जानते हैं, हमारे समाज की ज़रूरत क्या है हम उसे जानते हैं, उस रूप में उन चीज़ों को वो इस कहानी में वो दिखाते हैं। उसी तरह एक कश्मीर पंकज की एक कहानी है इसी राजनीति और प्रशासन को लेकर ही, जहाँ फूलों का खिलना मना है। तो इस कहानी में भी अगर आप देखें तो वो यही बात करते हैं कि झारखंड अलग राज्य हो जाता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी लोग उस राजनीति में आते हैं, प्रतिनिधि के रूप में भी आते हैं, तो वो अपनी समाज की कमजोरी को भी दिखाते हैं कि किस तरह से प्रतिनिधि कौन है, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। वही कर रहा है जो मुख्यधारा के साथ मिला हुआ है, मुख्यधारा के लोगों का जिनके ऊपर दबाव है ना, और उसी रूप में वो एक अलग तरह की राजनीति जो है वो वहाँ पर चलती है। तो ये कहते हैं कि विकास के नाम पर हम अलग राज्य की तो मांग करते हैं, लेकिन उस राज्य के मिलने के बावजूद भी क्या हम अपने अनुकूल, आदिवासी लोग, आदिवासी समाज का व्यक्ति जो क्या है अपने अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल क्या हम विकास कर पा रहे हैं, ये एक सवाल यहाँ पर छोड़ते हैं वो, है ना। कि ये सोचने पर मजबूर करता है ये कहानियाँ हमें कि क्या सत्ता में आने के बाद क्या आदिवासी समाज का व्यक्ति जो है क्या अपने समाज के बारे में सोच रहा है, क्या वो उस बाहरी समाज की राजनीति से प्रभावित है। तो प्रभावित है तो क्यों है, और प्रभावित है तो हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की जो विचार, इस तरह के दृष्टिकोण जो क्या है कि हम इन चीज़ों से हम देखते हैं, इन चीज़ों में हमें मिलता है। एक लास्ट बात मैं इस पे पॉइंट पे जोड़ना चाहूँगी, और ख़ास करके हम आदिवासी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, सभी कहानियों को, सभी रचनाकारों को जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन कहानियों में स्त्रियाँ फ्रंट पर हैं। सभी कहानियाँ, वॉल्टर वेंगर की तरुण की कहानियों को अगर आप देखते हैं, या आप रोज केरकेट्टा की कहानी को देखते हैं, मंगल सिंह मुंडा की कहानियों को देखें, या एलिस सिक्का की कहानियों को देखें, या पीटर पॉल इक्का की, और मतलब एक फहरिस्त है रचनाकारों की जिनका मैं सबका नाम नहीं लूँगी। तो आप सबके यहाँ पर अगर आप देखें तो स्त्रियाँ फ्रंट पर आती है, चाहे वो प्रकृति को बचाने के संदर्भ में हो, जल जंगल ज़मीन की बात हो, हक की लड़ाई हो, चाहे वो आंदोलनों में एक भूमिका की बात हो। तो यहाँ पर आप देखें कि अपना युद्ध में फूलों की बात करें, या गाड़ी लोहरदगा मेल की अगर आप बात करें, या श्री पंकज जी की ही कहानी अगे, तो जहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्रियाँ अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ तो उठा ही रही हैं, लेकिन साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। चाहे वो बाहर की फैक्ट्री आती है, पूंजीपति लोग आते हैं, उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी क्या कि स्त्रियाँ आगे आकर लड़ती हैं, युद्ध करती हैं, जो हमें जो मेन स्ट्रीम के जो रचनाकारों के यहाँ पर हमें उस रूप में देखने को नहीं मिलता। स्त्रियों के बारे में स्त्रियाँ घर खेत खलियान से लेकर बाजार जाने से लेकर अपने घर के भरण पोषण करने से लेकर हर जगह उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर है। वो किस तरह से लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, लेकिन साहस
कम नहीं है, वो टूटती नहीं है, वो एकजुट होकर पुनः क्या है कि वो लड़ने की वो बात करती हैं, एक सहयोग की वो बात करती हैं। तो ये जो आदिवासी जो कहानियाँ जो है वो अपने समाज की एक सशक्त अभिव्यक्ति करती हुई दिखाई देती हैं, और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की एक पुरजोर एक पैरवी करती हैं, और साथ साथ प्रशासन में, राजनीति में अपनी अपनी एक सचेतन दखल अंदाजी की भी बात करती है ना, कि चेतना संपन्न दखल भी वो देती हैं कि ये किस तरह से अगर हम अगर हमारे प्रतिनिधि अगर वहाँ नहीं है, चाहे वो मीडिया में हो या चाहे वो सत्ता के किसी भी एक लेवल में हो, प्रशासन में हो, किसी पोस्ट पर हो, जब तक वहाँ हमारे लोग नहीं पहुँचे, सही लोग नहीं पहुँचेंगे, तब तक जो आवाज़ जो है वो हमेशा ही दबी ही रहेगी, आपकी आवाज़ जो क्या है ना सुनी जाएगी। इसे ज़रूरी है कि ये कहानियाँ हमें सचेत करती है, हमें उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए भी वो सचेत करती हैं, वो हमें एक साहस देती है, हौसला देती हैं कि कि ताकि वो समाज और बेहतर हो सके। आप जब उस पोजीशन पे हैं तो आप अपने समाज की बात, अपने लोगों की बात आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं। मीडिया में कितने आदिवासी लोग हैं जो फ्रंट पर काम करते हैं, कोई भी नहीं है, आप अगर गिन सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आदिवासी लोग होंगे तो वहाँ पर सिर्फ वो न्यूज़ नहीं आता जो बलात्कार हो रही है स्त्रियाँ, वो सिर्फ शोषित होती हुई स्त्रियों के बारे में या पीड़ते हुए लोगों की ही बात नहीं आएगी। आदिवासी समाज की संस्कृति की भी बात मीडिया में आती अगर वहाँ पर हमारे लोग होते। उसी तरह प्रशासन और शासन व्यवस्था के इन पोजीशंस पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अगर आदिवासी लोग हैं तो तभी आप बेहतर तरीके से अपनी समाज व्यवस्था को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये कहानियाँ हमें एक नई दृष्टिकोण, नए वितान को खोलता है। बेशक इसकी कहानियों को अगर हम अगर ये कहें कि इसके सौंदर्यबोध की बात करें या इसकी भाषा की बात करें तो हम उस रूप में अगर हम नहीं बात, लेकिन ये कहानियाँ अपने समाज की बात करता है, अपने समाज की सच्चाई की बात करता है और यथार्थ को अभिव्यक्त करता है। इसे ज़रूरी है कि हम अगर आदिवासी समाज के बारे में जो परिचित नहीं है वो उन कहानियों को पढ़ें जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया है। आदिवासी समाज की एक सच्ची तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता है। उन्हें जब हम पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं तो वहाँ का जो समाज जो है वो आपको बेहतर तरीके से आपको दिखाई देगा, बेहतर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये अपनी व्याख्यान यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार।